आज हम एक ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक को समझेंगे जो सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना इशू है। टॉपिक है गोरखालैंड इशू। रिसेंटली सेंटर ने दार्जिलिंग हिल्स, तेराई और डुअर्स रीजन के गोरखा इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसका पर्पस है एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार करना। लेकिन इस डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि गोरखालैंड की डिमांड आई कहां से, गोरखा कम्युनिटी की मेन कंसर्न्स क्या हैं, पिछले 100 सालों में क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए और अब जो कमेटी बनी है वो क्या करने वाली है। चलिए इस पूरे इशू को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। गोरखा और नेपाली सिटीजन एक ही चीज नहीं होते। इंडियन गोरखास वो लोग हैं जो भारत के सिटीजन्स हैं और जिनके एंसेस्टर्स कई जनरेशन से इंडिया में रह रहे हैं। दार्जिलिंग हिल्स, कलिम्पोंग और आसपास के एरिया में नेपाली लैंग्वेज बोलने वाले गोरखा पॉपुलेशन काफी समय से सेटल्ड है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी बहुत से गोरखास इंडियन आर्मी में रिक्रूट हुए, टी प्लांटेशंस में काम करने आए, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स में सेटल हुए। लेकिन क्योंकि उनकी लैंग्वेज नेपाली है और कल्चर हिमालयन रीजन से जुड़ा हुआ है, कई बार उनकी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन हुआ। यही आइडेंटिटी का इशू धीरे धीरे पॉलिटिकल डिमांड में बदल गया। अब समझते हैं गोरखालैंड का मतलब। गोरखालैंड एक प्रपोज सेपरेट स्टेट का नाम है। इस डिमांड के सपोर्टर्स चाहते हैं कि दार्जिलिंग हिल्स, कलिम्पोंग और कुछ तेराई डुअर्स एरियाज के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हो। उनका आर्ग्यूमेंट है कि यह रीजन जियोग्राफी के हिसाब से अलग है, कल्चर और ट्रेडिशंस अलग हैं, लैंग्वेज अलग है और इसलिए इसकी गवर्नेंस भी लोकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। गोरखालैंड इशू सिर्फ टेरिटरी का इशू नहीं है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं: आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन और सेल्फ गवर्नेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि गोरखालैंड मूवमेंट 1980s में शुरू हुआ, लेकिन असल में इसका बैकग्राउंड ब्रिटिश इंडिया के टाइम तक जाता है। 1907 में दार्जिलिंग हिलमैन्स एसोसिएशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी कि दार्जिलिंग को बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए। उनका मानना था कि दार्जिलिंग हिल्स कल्चरल रूप से अलग है, लैंग्वेज के मामले में अलग है और ज्योग्राफी की कंडीशंस भी डिफरेंट है। यानी सेपरेट आइडेंटिटी का आइडिया एक सेंचुरी से भी पहले एग्जिस्ट करता है। 1917 में हिलमैन्स एसोसिएशन ने फिर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की डिमांड उठाई। 1929 में इसी इशू को साइमन कमीशन के सामने भी रखा गया। इससे पता चलता है कि यह डिमांड किसी एक पीरियड या एक लीडर तक लिमिटेड नहीं थी। 1947 के बाद भी दार्जिलिंग के पॉलिटिकल आइडेंटिटी का क्वेश्चन बना रहा। 1947 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गोरखस्तान नाम से एक प्रपोजल रखा था। बाद के डिकेड्स में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रेटर ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल रिकॉग्निशन की डिमांड उठाई। गोरखा आइडेंटिटी को समझने के लिए लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाली भारत की एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। 1992 में नेपाली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। इसका मतलब है कि नेपाली को भारत की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला। लेकिन कम्युनिटी लीडर्स का कहना रहा कि सिर्फ लैंग्वेज रिकॉग्निशन काफी नहीं है। उनकी डिमांड है कि कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले और गवर्नेंस में लोकल पार्टिसिपेशन बढ़े। अब आते हैं मॉडर्न गोरखालैंड मूवमेंट पर। 1980s में सुभाष घिसिंग की लीडरशिप में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने सेपरेट स्टेट डिमांड को एक बड़े मास मूवमेंट में बदल दिया। 1986 से 1988 के बीच दार्जिलिंग हिल्स में इंटेंस एजिटेशन हुआ। इस मूवमेंट के बाद 1988 में एक एग्रीमेंट हुआ और बना दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। इसका पर्पस था कि हिल्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा पावर्स दी जाएं, लेकिन टाइम के साथ ये अरेंजमेंट भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। रीजन था लिमिटेड पावर्स, कम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी का इशू अनरिजॉल्व रहना। 2011 में एक नया अरेंजमेंट बनाया गया
गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए। जीटीए को लोकल डेवलपमेंट, एजुकेशन, कल्चर और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन क्रिटिक्स का मानना था कि जीटीए के पास भी सफिशिएंट पावर नहीं थी, इसलिए सेपरेट स्टेट या स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल अरेंजमेंट की डिमांड कंटिन्यू रही। 2017 में दार्जिलिंग हिल्स में एक बड़ा एजिटेशन हुआ, जिसके सेंटर में लैंग्वेज और आइडेंटिटी से जुड़े कंसर्न्स भी थे। ये एजिटेशन लगभग 100 दिन से ज्यादा चला। इस दौरान नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हुई, टूरिज्म सेक्टर इफेक्ट हुआ, वायलेंस हुआ और कैजुअलिटीज भी हुई। ये इवेंट एक रिमाइंडर था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट से इशू परमानेंटली सॉल्व नहीं हुआ है। अब आते हैं करंट डेवलपमेंट पर। सेंटर ने गोरखा इशू के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का फ्रेमवर्क प्रिपेयर करेगी। इस कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई है पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। वो फॉर्मर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। अक्टूबर 2025 में उन्हें दार्जिलिंग हिल्स, तेराई और डुआर्स रीजन के गोरखा इश्यूज पर डायलॉग के लिए इंटरलॉक्टर अपॉइंट किया गया था। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उनकी लीडरशिप में कमेटी बनाई गई है। कमेटी का काम होगा गोरखा ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स से बात करना, आइडेंटिटी और कल्चरल इश्यूज को समझना, गवर्नेंस ऑप्शंस एग्जामिन करना, डेवलपमेंट कंसर्न्स को देखना और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर सॉल्यूशन का रोड मैप बनाना। अब सवाल है, परमानेंट सॉल्यूशन का एक्चुअल मॉडल क्या होगा? अभी फाइनल आंसर क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, सेपरेट गोरखालैंड स्टेट। ये सबसे पुरानी डिमांड है। सपोर्टर्स का मानना है कि अलग स्टेट होने से लोकल डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज बेटर डिसाइड होंगी, आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन नया स्टेट बनाना एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होगा। नंबर 2, ग्रेटर ऑटोनॉमी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जिस्टिंग रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन को और पावरफुल बनाया जाए। इसमें शामिल हो सकता है मोर फाइनेंशियल पावर्स, मोर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स। नंबर 3, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। एक यूनिट मॉडल भी बनाया जा सकता है जो रीजन की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करे और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को एड्रेस करे। गोरखा इश्यू सिर्फ स्टेटहुड तक लिमिटेड नहीं है। 11 गोरखा कम्युनिटीज शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रही हैं। इससे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। डेवलपमेंट कंसर्न्स पे आते हैं। रीजन के मेजर इश्यूज हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टी गार्डन वर्कर्स के कंसर्न्स और टूरिज्म ग्रोथ। अब एक इंपॉर्टेंट एंगल भी समझते हैं। दार्जिलिंग सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। इसके पास नेपाल बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर है, बांग्लादेश रिलेटिवली क्लोज है और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नैक कहा जाता है क्योंकि ये मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। इसलिए किसी भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन में नेशनल सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। परमानेंट सॉल्यूशन के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। पहला, एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करना। अगर सॉल्यूशन सिर्फ एक और टेम्परेरी अरेंजमेंट बना तो डिससेटिस्फैक्शन कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा, डिफरेंट इंटरेस्ट को बैलेंस करना। रीजन में अलग अलग कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए सॉल्यूशन इंक्लूसिव होना जरूरी है। थर्ड, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि क्या नया फ्रेमवर्क डिकेड्स पुराने इशू को जेन्युइनली रिजॉल्व कर सकता है। तो अगर हम पूरे इशू को एक लाइन में समझें, गोरखालैंड इशू एक सेपरेट स्टेट की डिमांड से ज्यादा आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन और सेल्फ गवर्नेंस का क्वेश्चन है। 1907 से लेकर आज तक इस इशू ने कई फेजेस देखे हैं। आने वाले समय में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये इनिशिएटिव एक और टेम्पररी अरेंजमेंट बनेगा या फिर एक रियल लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का बेस तैयार करेगा। नाउ लेट अस कम टू द MCQ. Consider the following statements regarding the Gorkhaland issue. Nepali language was included in the 8th schedule of the Indian Constitution through the 71st Constitutional Amendment Act 1992. Statement 2. The Gorkhaland Territorial Administration was established in 2011 as a constitutional body to provide statehood to the Darjeeling Hills. Which of the statements given above is are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. The correct answer is A, 1 only. Now let us come to the explanation. Statement 1 is correct. Nepali was added to the 8th schedule of the Constitution through the 71st Constitutional Amendment Act
1992, given it official recognition as a scheduled language. Statement 2 is incorrect. The Gorkhaland Territorial Administration was established in 2011 as an autonomous administrative body under the Gorkhaland Territorial Administration Act 2011. It is not a constitutional body and it did not create a separate state. Thank you for watching.